हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको फेज़ 2 के प्रिपरेशन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उसके पहले हम एक बार देखेंगे कि लास्ट ईयर के फेज़ 2 के क्वेश्चंस कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, उनका सोर्स क्या था। तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें इस बार अपनी प्रिपरेशन कैसे सेव करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किन किन टॉपिक से पूछे गए थे। तो अगर हम ESI की बात करें तो इसको मैंने दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, 1 मार्कर और यहाँ पे 2 मार्कर्स। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का दिखेगा टॉपिक। मैंने इसकी लिंक्स भी इंसर्ट कर रखी है कि एग्ज़ाम से पहले, जैसे आपका जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों जुलाई में ही थे। तो जितने टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक्स जब भी किसी भी सोर्स पे, वो चाहे PIB हो चाहे किसी न्यूज़पेपर में कवर हुआ हो, तो मैंने वहाँ की लिंक्स यहाँ पे डाल रखी हैं। हो सकता है कि कोई एक टॉपिक एक से ज़्यादा बार कवर हुआ हो, तो उस केस में जो लेटेस्ट आर्टिकल थी, मतलब एग्ज़ाम से जस्ट पहले की जो आर्टिकल थी, वो मैंने यहाँ पे आपको आपके रेफरेंस के लिए डाल रखा है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखो कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ESI में, दैट वाज अबाउट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। और ये आपको पता है कि इसकी सीरीज़ निकलती रहती है, तो ये RBI के साइट पे या फिर ऐसे PIB में अलग से भी कवर होता है। इसके बारे में जो भी अपडेट्स हैं, जैसे कि जो इसकी प्राइस होगी वो भी वहाँ पे दे रखी होती है, लेकिन जो इसका स्टैटिक पार्ट है वो सेम रहता है। तो जैसे अगस्त में या फिर सितंबर का जितना पार्ट हमने अभी तक अपलोड किया है, उसमें एक बार ये कवर हो चुका है ऑलरेडी, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। बल्कि RBI के फेज़ 1 में भी क्वेश्चन आया था और किसी और एक दो एग्जाम में भी इसके ऊपर पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में जो भी अपडेट आती है, तो उसमें आपको बस ये देखना रहता है कि अभी ये किस प्राइस पे इशू हुआ है। कभी कभी और रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि जो लोग डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं, जैसे कि UPI हो गया, तो उनके लिए थोड़ा सा कम रहता है प्राइसेस का। तो वो सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसे भी जो इसका पूरा स्टैटिक पार्ट है, वहाँ पे आपको इसके बारे में सब कुछ जानने को मिल जाता है, जैसे कि HUF है या फिर इंडिविजुअल्स हैं, उसके बाद ट्रस्ट वगैरह हैं, तो ये मैक्सिमम कितना परचेज कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम। तो एक बार हम क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई में एग्ज़ाम था, जुलाई आई थिंक 29 या फिर 30 जुलाई को एग्ज़ाम था मेंस का। तो ये जून की आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल में बस इतना ही दे रखा है जो मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे बताते हैं कि इसकी प्राइस क्या रहेगी और कब से कब तक आप इसको परचेज कर सकते हो। तो इस आर्टिकल में आपको ज़्यादा डिटेल में बातें पता नहीं चलेंगी, लेकिन जब ये नोट्स में कवर होता है संपूर्णा में, ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आएगा, तो आप देखना अगस्त या सितंबर में ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। एक बार आप वहाँ पे डिटेल में जाके पढ़ना। हो सकता है इस बार स्कीम्स वाले में कवर ना हुआ हो, ये हो सकता है सर्कुलर्स वाले पार्ट में होगा, तो आप एक बार इसको चेक करना ज़रूर। ठीक है, तो ये जून में आप देखो न्यूज़ में आया था लास्ट ईयर, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर के आर्टिकल की रेफरेंस दे रहा हूँ जहाँ से लास्ट ईयर के मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हो गया SGB के बारे में। अब हम आते हैं वापस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम। अब इस पर आप क्लिक करो। ये मैं फाइल आपको दे दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस फाइल पे जाके क्लिक करके और एक बार देख लो खुद से कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो यहाँ पे वैलिड हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल मार्च में कवर हुई थी, 27 मार्च को, और न्यूज़पेपर में भी कवर हुआ है ये। ठीक है, न्यूज़पेपर में अलग से कवर हुआ है, बट मैंने यहाँ पे PIB के आर्टिकल ही रेफरेंस के तौर पे रखी है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे है। यहाँ पे देखो, इसके बारे में लिखा हुआ है। बिकॉज ये आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वर्टिकल के अंडर पोस्ट हुई है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये स्कीम सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कराती है, और ये सिर्फ डिफेंस, मतलब जितने लोग हमारे, वो चाहे आर्म्ड फोर्सेज में हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, तो उनके बच्चों के लिए ही है, ऐसा लग सकता है आपको ये आर्टिकल देख के। बट इस टॉपिक में आप जाओ जो कि लास्ट ईयर कवर हुआ था, तो इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पर डिटेल में दी हुई थी। आई मीन इस बार तो ये न्यूज़ में नहीं आया है, तो अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ये न्यूज़ बेस्ड ही है। मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि ESI के जितने भी क्वेश्चंस थे
ऐसा रेयरली होता है कि ईएसआई में आपसे कुछ स्टैटिक पूछे, और जो स्टैटिक आपको लग रहा होगा वो एक्चुअली में न्यूज़ बेस्ड ही होता है, वो टॉपिक न्यूज़ में आ रखा होगा तभी आपसे पूछा जाता है। अब ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो मेरा पर्पस उसके बिहाइंड ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और मेरे से पूछा भी है बहुत सारे लोगों ने कि हम स्कीम्स लाइक जो भी हमें स्कीम्स कवर करने हैं क्या वो हम मिनिस्ट्री वाइज करें। अब इस अप्रोच में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये कि हो सकता है कि आप सारे के सारे स्कीम्स कवर कर लो अच्छे से, पॉसिबल है कि अब अगर आप मिनिस्ट्री वाइज भी जा रहे हो तो हर एक स्कीम को आप डिटेल में कवर करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और क्वेश्चन वहाँ से आएंगे भी। बट फ्लॉ ये है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूज़ बेस्ड होते हैं, बट अगर आप कोई बहुत बल्कि सा स्टैटिक पार्ट भी उठा के अगर उसको रीड कर लो तो भी आपको क्वेश्चन बहुत हद तक देखे हुए मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। लेकिन इसमें होगा ये कि आप 100 चीज़ें पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में 2 या 3 आएंगी। तो उससे अच्छा है कि न्यूज़ में अगर मान लो 10 या 15 टॉपिक्स आए हैं, मैं मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको कि न्यूज़ में अगर 10 या 15 टॉपिक्स आए हैं, आप अगर उनको बहुत अच्छे से करते हो तो वहाँ पे आपका जो एफर्ट का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से बातें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। अब स्टैटिक बहुत सारा कुछ है ऑलरेडी, अगर आप सब कुछ करने बैठ गए तो वो ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। तो उससे अच्छा है कि जो न्यूज़ में स्कीम्स हैं आप उसको डिटेल में करो, क्वेश्चन वहीं से होगा। लास्ट ईयर भी था, इस बार भी मोस्ट लाइकली वहीं से होने वाला है। पिछले 2-3 साल के एग्जाम में आप जितने गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, वो चाहे आरबीआई में हो चाहे नाबार्ड में हो, आप क्या करो उसे गूगल पे डाल के देखो कि क्या वो न्यूज़ में था एग्जाम से पहले, एग्जाम से 5-6 महीने के बीच में वो न्यूज़ में था या नहीं था। आपको हर एक इंडिविजुअल स्कीम आपको न्यूज़ में दिख जाएगी। तो जब है पता कि न्यूज़ बेस्ड आता है तो क्यों इतनी मेहनत करनी कि आप सारे मिनिस्ट्रीज़ के जितने भी स्कीम्स हैं वो सब कुछ पढ़ो। ये टाइम सेव करके आप इसको बाकी जगह लगा सकते हो, जैसे कि मैनेजमेंट में, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड नहीं होती चीज़ें, बहुत ही कम ना के बराबर। जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ चीज़ें न्यूज़ बेस्ड हो सकती हैं, बट मोटिवेशन में क्या होगा, लीडरशिप में क्या होगा। तो जहाँ पे आपको पता है कि स्टैटिक चैप्टर्स हैं वो मुझे बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होती हैं, बहुत सारे मॉडल्स होंगे, उसमें बहुत सारी थ्योरीज होंगी, तो आपको हर एक मॉडल थ्योरी के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर जो हम देखेंगे आगे अभी कि फेओल के 14 प्रिंसिपल्स उसके बारे में लिखने को आ गया था। अब ये 14 प्रिंसिपल्स आपको याद नहीं होंगे तो आप वहाँ पे लिख नहीं पाओगे, तो एफर्ट आपको जहाँ पे ज़्यादा लगाना है आप वहाँ पे लगाओ, नहीं तो ऐसे सिलेबस कभी ख़त्म होगा ही नहीं। ओके, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं थर्ड पे, जन औषधि केंद्र। यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये आप देखो, ये 7 मार्च को आया था, और ये स्कीम जिसको हम बोलते हैं पीएम बीजेपी, भारतीय जन औषधि परियोजना, ये स्कीम बहुत न्यूज़ में रहती है। अब यहाँ पे डेट 7 मार्च है, मतलब ये नहीं कि 7 मार्च के बाद ये कवर नहीं हुआ होगा। मैं यहाँ पे आपको एक माइलस्टोन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था, जन औषधि दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को रखा है रेफरेंस में। तो ये स्कीम न्यूज़ में बार बार कवर होती है। आप अगर जुलाई से लेके सितंबर मंथ तक का जो भी हमारा कंटेंट अभी अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देखो स्कीम वाले पार्ट में, तो आपको पीएम बीजेपी दिख जाएगा इजीली। तो इसके फीचर्स के बारे में पूछा था कि इसमें किस टाइप की मॉनेटरी सपोर्ट दी जाती है, जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, किस टाइप के इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आप अगर थोड़ा सा नीचे आओ, ठीक है, आई थिंक इस आर्टिकल में कवर नहीं हुआ है बहुत कुछ, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे संपूर्णा में नोट्स रहेंगे, नोट्स में जो भी स्कीम कवर होगी वो आपको वहाँ पे डिटेल में ही मिलेगी। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने पीआईबी सूत्रा सब्सक्राइब कर रखा होगा, वहाँ पे भी आप देखना कि स्कीम्स वाले पार्ट में सब कुछ डिटेल में होता है। जो भी की फीचर्स हैं, बेनिफिशरीज की जो भी क्राइटेरिया है, वो सब आपको डिटेल में वहाँ पे मिलेगी। आप वहाँ से रीड करो, वहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। और जो उसका रिसेंट कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे आई थिंक इसमें कुछ इशू है, जैसे मान लो ये लास्ट ईयर की आर्टिकल थी
अब ऐसे ही आर्टिकल कोई अभी आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, जिसमें कि कुछ ऐसी बातें लिखी हों कि अब तक कितने परसेंटेज एरिया में इस स्कीम की पेनिट्रेशन हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसे लैंडमार्क्स अगर आपको दिखते हैं कि 50% अचीव हो गया है, 75% अचीव हो गया है, ठीक है, 85% अचीव हो गया है, और एग्जाम से जस्ट पहले की आर्टिकल्स है, मान लो कि 2 महीने के भीतर ये आर्टिकल आई है अगर, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पीआईबी सूत्रा हो चाहे संपूर्णा हो, यहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी स्कीम को, तो आपको पहले उसका रिसेंट कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि ये अभी न्यूज़ में क्यों है। तो उसमें आपको कुछ की फिगर्स जो पीआईबी के आर्टिकल में दे रखा है, तो वो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं और उसके बाद उसके स्टैटिक पार्ट पे आते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि होलसम एक कवरेज मिल जाएगी। तो एग्जाम में किसी भी चीज़ के ऊपर पूछे, वो चाहे स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो, तो सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टैंड अप इंडिया। इस पे आप क्लिक करो। ये 5 अप्रैल 2023 की आर्टिकल थी। अब तक आपने नोटिस किया होगा कि जुलाई लास्ट में एग्जाम था, ठीक है, और जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स देख रखे हैं वो या तो फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि पास्ट 5 to 6 मंथ्स, 6 मंथ्स आप लेके चलो, 6 मंथ्स में जितने भी स्कीम्स आए हैं ना, वो आपको बाय हार्ट एक एक उसका फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 अप्रैल की है, और इसमें भी आपको कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि ये स्कीम एक्चुअली में है किन के बारे में, ठीक है। ये एक्सटेंड हो चुका है 2025 तक, ठीक है। तो मान लो कुछ ऐसी आर्टिकल आती है किसी स्कीम के बारे में कि इस स्कीम को किसी ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है। जैसे हो सकता है बहुत सारी स्कीम्स ऐसी रही होंगी जो 31 मार्च 2024 को जिनका काम खत्म हो जाता, लेकिन कुछ स्कीम्स को एक्सटेंड किया जाता है 1 साल या 2 साल के लिए। जैसे कि रिसेंटली जो अभी हुआ है आपका, वो हुआ है स्टार्टअप मिशन, इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है। तो ऐसे ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वो फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इजिली, ठीक है। इसमें आप देखो इसके फीचर्स के बारे में दे रखा है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वाई स्टैंड अप इंडिया। अब आरबीआई में अभी तक स्कीम्स के ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब पिछले 2 साल में स्कीम्स के ऊपर आपसे नहीं पूछा गया है। तो क्या नहीं पूछा जाएगा मतलब इस साल भी, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको डिटेल में कवर करना है, आप उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं आप उसको देखना, और अपने वर्ड्स में 4.45 बुलेट पॉइंट्स वो आप ऐड करते चलो हर स्कीम में। और हर स्कीम का मतलब है मेरा कि छोटे छोटे स्कीम्स को कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ये फिल्टर लगाना खुद से कि जितने भी स्कीम्स आप रीड कर रहे हो, वो चाहे किसी भी मिनिस्ट्री की हो, अगर उसका आउटले बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये आपको देखना है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो कि है हमारा शक्ति सदन या स्वाधर गृह। तो ये आप देखो, आई थिंक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसमें ये भी दिया हुआ था शायद कि इसको रीनेम किया गया है, रीनेम करके उसका नाम शक्ति सदन हो गया है, तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट था वहां पे। बट आप देखो तो ये आर्टिकल जो कि 26 जुलाई की है, अब आप यहाँ पे डेट देखो, ये टॉपिक पहले भी न्यूज़ में था, मतलब 26 जुलाई से पहले, हो सकता है 2 या 3 महीने पहले भी ये न्यूज़ में था, बट मैंने रिसेंट वाली आर्टिकल उठाई है। अब आप बोलोगे कि अगर एग्ज़ाम 29 या 30 को था, तो क्या हमें एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले के भी आर्टिकल्स रीड करके जाने हैं? तो अभी जो सेबी का मेंस हुआ है, ठीक है, या फिर आपका आईएफएससी का फेज़ 1 हो, या आरबीआई का फेज़ 1 हो, नाबार्ड का फेज़ 1 हो, तो ये सारे एग्जाम्स में एक चीज़ नोटिस की गई है कि इन लोगों ने 2-3 दिन पहले का भी पूछा है, ठीक है। जैसे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में जहाँ तक मुझे याद है कि अगस्त एंड में कोई अपडेट थी, मतलब 25 या 26 को, कुछ ऐसे, तो उन्होंने वहाँ से भी पूछ लिया। सेबी का एग्ज़ाम था 31 अगस्त को, फेज़ 2, तो वहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन था।
तो आप देखो वही ट्रेंड लास्ट ईयर भी था, मतलब आगे भी हम देखेंगे। एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले कवर हुए थे पीआईबी में। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि जो हमारी संपूर्ण फाइल है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इतने डिटेल में जब आप बनाते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम ये करेंगे 20 तारीख तक का हम डिटेल में नोट्स अपलोड करा देंगे, और उसके बाद के जो दिन हैं तो जितने आर्टिकल्स न्यूज़ में हैं उनके थोड़े थोड़े फीचर्स, मतलब जो काम के हैं, क्योंकि जो रिसेंट वाले आर्टिकल्स हैं वो बहुत डिटेल में नहीं पूछे जाते, उसमें से आपको ऊपर ऊपर से पूछेंगे। तो जो आर्टिकल में पीआईबी आर्टिकल ओरिजिनल आर्टिकल में कवर हुआ है, हो सकता है उतनी ही इन्फॉर्मेशन उसके लिए सफिशिएंट हो। हम कोशिश करेंगे कि जितना डिटेल में हो पाए, लेकिन आपको एग्जाम में लॉस नहीं होगा इसकी वजह से। ये जो भी पार्ट कवर करना है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि सितंबर 1 से 10th तक का नोट्स वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके रीड कर लो। और बैकलॉग अभी मत रखना कि आप ये सोचो कि इसको मुझे बाद में करना है कवर। ये जो रीसेंट मंथ्स है ना, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है 19-20 को, तो आप ये मान के चलो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का हाफ पार्ट, फर्स्ट हाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से होंगे, तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप में से बहुतों ने आई मीन स्पेशली वो लोग जो कि हमारे पेड ग्रुप के पार्ट हैं, तो उनमें से बहुतों का ये कंसर्न था कि फैक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, टॉपिक्स संपूर्णा में कवर्ड भी था, बट वो हमें याद नहीं रह रहा। अब रिटेंशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए। जब तक आप बहुत बार रिवाइज नहीं करोगे, और इसकी कोई फिक्स्ड ऐसे डेफिनेशन नहीं है कि 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो तो हो गया, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप जितनी बार कर सकते हो मैक्सिमम उतनी बार करो, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपके स्कोर और उसमें इम्प्रूव होते चले जाएंगे। क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की नहीं है, अब आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है। डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आपको फैक्ट एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद नहीं रहेंगे तो आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अब आपको लास्ट ईयर के बजट के बारे में अगर याद हो, जिन लोगों ने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, तो महिला सम्मान पत्र वो लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, मतलब लास्ट ईयर के बजट में अनाउंस किया गया था उसके बारे में। तो ऐसे भी जो स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, तो वो काफ़ी न्यूज़ में रही थी लास्ट ईयर। और ये आपका डायरेक्टली पीआईबी में हो सकता है कवर ना हुआ हो, बट ये न्यूज़पेपर में, खास करके फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में ये कवर हुआ था। इसलिए भी क्योंकि 15 अप्रैल के आसपास इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक किया गया था बाई 40 बेसिस पॉइंट्स। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। ये सब चीज़ें भी आपको ट्रैक करनी है यहाँ पे। अब जैसे मान लो ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है वैसे, मैं लेकिन आपको बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा ईपीएस होता है, ठीक है, तो ईपीएस का रेट अगर इस साल के लिए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, तो फिर आपको उसके बारे में स्टैटिक चीज़ें भी देखनी पड़ जाएंगी, क्योंकि अगर वो न्यूज़ में आ गया तो उसके ऊपर वो स्टैटिक भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है पीएम किसान के बारे में। इसको देख लेते हैं। ये 21 जुलाई को न्यूज़ में था। अब देखो आर्टिकल सीधे सीधे पीएम किसान के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि फिर वो बहुत बल्कि बन जाता और सेशन की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने बस टॉपिक रखे हैं और आपको बताने की कोशिश की है कि वो कहाँ से उठाया गया है एग्जाम में। तो उसकी आर्टिकल है ये वाली, 21 जुलाई को। आप देख सकते हो कि एग्जाम से 7 दिन 8 दिन पहले का इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। अब ये स्कीम ऐसे भी बहुत न्यूज़ में रहती है। अभी ये लिंक आप देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी लिंक में ये कवर हुआ था लास्ट ईयर, ये हर महीने न्यूज़ में रहता है। तो ये तो आपको डिटेल में करना ही करना है। ओके, अब हम आते हैं डीजी यात्रा पे। तो ये देखो आप, ये कवर हुआ है 22 जून को, ठीक है। क्वेश्चन इस पे बहुत आसान था, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन आसान था ये। लेकिन आप देखो तो ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ये इनिशिएटिव है, तो इसको आप उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दो, ऐसा हो सकता है। बट संपूर्ण फाइल में जो स्कीम्स में जितनी भी चीज़ें हैं,
ठीक है, जितने भी अपडेट्स हैं उसमें वो सब कुछ देखना है आपको। वो चाहे स्कीम्स का पार्ट हो, चाहे ईएसआई सेगमेंट पे जो अलग से हम आर्टिकल्स देते हैं, आपको वो सब भी देखना है। और जितना उसमें दे रखा है वो तो आपको कम से कम बाय हार्ट याद होना चाहिए। आप चाहो तो खुद से उसमें एफर्ट ना डालो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे डिटेल में चीज़ें डिटेल में वहाँ पे दी हुई होती हैं। अगर आपने हर आर्टिकल को इंडिविजुअली उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप मल्टीपल रिवीजन वहाँ पे कर पाओ। तो जितना उसमें दिया है नोट्स में आप उतना ही पढ़ो, वो ऑलरेडी डिटेल में बना होता है। अब इस आर्टिकल में जितनी भी बातें होंगी उसका पूरा क्रक्स वो संपूर्णा में रहा होगा, और उसके बाद हमने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की होगी। ठीक है, अब हम आते हैं ईएमआरएस के ऊपर, और ये लगभग हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में मैं आपको दिखा नहीं रहा, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप देख लो डेट क्या थी। तो आप डेट देखो यहाँ पे 1 जून की है। ठीक है, इसको डिटेल में कवर नहीं करते हैं अब। जन आरोग्य योजना, अगेन ये भी लगभग हर महीने न्यूज़ में रहता है, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप एक बार डेट इसकी देखो, 31 मई। ठीक है, अब कुछ ऐसे माइलस्टोन अगर होते हैं जो वंस में हो, ठीक है, या फिर 5 हो, 10 हो, या हम अगर बात कर रहे हो परसेंटेज की 50%, 75%, 90%, तो इस टाइप के लैंडमार्क्स जब होते हैं और उसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो उसमें आपको ये सारे फिगर्स भी याद करने पड़ेंगे कि अभी तक कितना हो चुका है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। अब हम बात करेंगे 2 मार्कर्स की, जिसमें कि आपका पैसेज होता है। सबसे पहला था WTO के बारे में, और इसमें थोड़ा हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा गया था आपसे कि WTO की फॉर्मेशन कैसे हुई है। WTO के फॉर्मेशन के पहले जो अरेंजमेंट या फिर बोल लो कि फ्रेमवर्क उस समय था, उसके बारे में उन लोगों ने पूछ लिया। बट क्या ये रैंडम क्वेश्चन था? एक तो सबसे पहले अगर आप फेज 2 का सिलेबस देखो, डिटेल वाली जो सिलेबस होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं लिखा। उन्होंने क्या किया है कि ग्लोबल लेवल पे जितने की इकोनॉमिक या फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इन 3 का नाम वहाँ पे दे रखा है। तो अगर मतलब स्पेशल तरीके से मेंशन कर रखा है 3 ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इसके बारे में डिटेल आपको ऐसे भी पता होनी चाहिए। और अगर आप हमारे स्टडी नोट को देखो तो उसमें WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF तीनों के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। बल्कि और भी उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि OECD, उसके बाद आप देखो तो ब्रिक्स के बारे में, उसके बाद ADB के बारे में, इन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल में दे रखा है। आसियान के बारे में बताया गया है। तो ऐसे जितने ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में रह रहे हैं अभी रिसेंटली, वो सब आपको डिटेल में करने होंगे। अगेन ये सारी चीज़ें आपको संपूर्ण में ऐसे भी मिल जाएगी, बट मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार स्टडी नोट्स को खोल के देखो और वहाँ पे आप अच्छे से रीड करो। कम से कम ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस को तो बहुत अच्छे से रीड करो। WTO को अब लास्ट ईयर क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो इसकी लाइकलीहुड बहुत कम हो जाती है कि अभी इसको रिपीट करेंगे, बट हो भी सकता है। तो आप इसको देखना डिटेल में, वर्ल्ड बैंक को देखना, उसके बाद IMF को देखना, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप देख लेना OECD को, ब्रिक्स को देख लेना आप, क्योंकि ब्रिक्स अगेन बहुत न्यूज़ में है। खास करके जो हमारी क्रिटिसिज्म हो रही है ग्लोबली कि हमने वेस्ट लेड जो फ्रंट है उसको छोड़ के एक अपना खुद का बना रखा है, और ये बात बताई जा रही है कि वैसे कंट्रीज़ अब ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं जिनका स्टैंस किसी ना किसी एक्सटेंट पे थोड़ा एंटी वेस्ट है। तो इंडिया को इस नैरेटिव को काउंटर भी करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत बार बोल भी रखा है। तो ये सब फोरम्स या ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। एक बार मैं लिंक आपको दिखा देता हूँ। 26 जून को WTO के एक अरेंजमेंट के ऊपर आर्टिकल आई थी। ठीक है, अच्छा, जो दूसरी आर्टिकल है तो WTO की हर साल मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मिनिस्टेरियल मीटिंग, वो इस बार भी हुआ है। तो ये तो ऐसे हर साल न्यूज़ में रहेगा, तो क्या ये माना जाए कि इसी के वजह से ये पूछा गया है? 24 जुलाई को एग्जाम से जस्ट 5-6 दिन पहले हुआ ये कि 2024 में
2024 में जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली थी उसके लिए इन्होंने, अब देखो जैसे 26 से 29 फरवरी 2024 को WTO के मिनिस्ट्रियल की मीटिंग हुई है। अब अगर आपके पास PIB सूत्रा का एक्सेस हो फरवरी का, ठीक है, या फिर आपके पास संपूर्ण फाइल हो, तो आप इकोनॉमिक इश्यूज वाले पार्ट में जाके देखना, WTO के बारे में पक्का दिया होगा और बहुत डिटेल में दिया होगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने चेयरपर्सन इलेक्ट किया था एग्जाम से 5-6 दिन पहले ही, और WTO ऐसे भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है अलग से, तो मतलब कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना था, डिटेल में पढ़ना था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके बाद है मिशन लाइफ के बारे में। मिशन लाइफ के बारे में हमारे मॉक्स में क्वेश्चंस भी थे, इनफैक्ट पैसेज पे क्वेश्चन था, पैसेज हमने बना रखा था, और ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में आए हैं तो वो सारे उस पैसेज में भी पूछे गए थे जो हमारे मॉक में थे। और एक नहीं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट मैं अभी वहां पे नहीं जा रहा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हमारे यहाँ से। और ऑनेस्टली उसका ट्रैक रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है जो संपूर्ण सीरीज होती है हमारी, तो हर मंथ में हम 75 क्वेश्चंस देते हैं। अब एग्ज़ाम होने के बाद एक एक क्वेश्चन को हम उठाएं और उसको ढूंढने की वो हमारे किस मॉक में था या किस संपूर्ण वाले क्विज में था, तो इतना टाइम यार होता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं कि वो एक एक क्वेश्चन उठाएंगे कि ये हमारे इस सीरीज से है, यहाँ से है, वहाँ से हैं। अगर आप चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, बट हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम आपको एक एक क्वेश्चन को बताएं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 जून को आई थी। अब देखो ये मिशन लाइफ के बारे में है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग जो इसकी होती है, यहाँ पे आप देखो, एक तो सबसे पहले जो इसकी सब हेडिंग्स है वहाँ पे देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिशन लाइफ। अब जो इसका नोट्स दिया होगा वहाँ पे आपको ढूंढना होगा कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। जितने भी यहाँ पे लाइक जो हाईलाइट्स होती है ऊपर, तो उसमें जिन जिन कीवर्ड्स को मेंशन किया गया है आप वो ढूंढो कि इस आर्टिकल में कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने पैसेज पूछ लिया। अब जो पैसेज की लैंग्वेज थी, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था एक्चुअली, मैं वो पार्ट ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली जहां से आप इसको रिलेट कर पाओ। ओके, आई थिंक टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है तो मेरे को अभी अच्छे से दिख नहीं रहा। ओके, जहां तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन इस बारे में था कि कहां से इसको लॉन्च किया गया। ओके, ठीक है, ये रहा केवड़िया, एकता नगर, गुजरात। तो इसी के ऊपर पैसेज में ये सारे कीवर्ड्स थे वहां पे कि इसको कहां पे लॉन्च किया गया था, ये बातें वहां पे दे रखी थी। तो जिन लोगों को उस समय नाम याद नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सी स्कीम है या कौन सा मिशन है, तो अगर ये कीवर्ड्स, ये नाम आपको अगर याद होते तो इजीली वो ध्यान में आ जाता, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं था, आसान था। अगर आपने एक बार भी उसको नोट्स में पढ़ा होता तो वो इजीली हो जाता। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं अभी अलग से। हम सिलेबस पे चलते हैं, एक बार आप सिलेबस को ध्यान से देखो, ठीक है। ESI का सिलेबस, ESI का सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रखा, यहाँ पे दिख रखा होगा, सॉरी, ओके। मुझे खांसी थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो आई होप कि इससे दिक्कत ना हो और आपको मेरी बात समझ में आ रही है अभी, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ESI के सिलेबस के एंड में आप देखो तो यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल्स की लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट में आप देखो तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको आप याद रखना कि मैंने ये बात बोली है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद RBI एनुअल रिपोर्ट, इससे फेज 1 में भी क्वेश्चन होते हैं और फेज 2 में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर। करेंसी एंड फिनांस, इस रिपोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था जो हम देखेंगे आगे, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे के ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कुछ और भी हैं जो कि शायद यहाँ पे दिखा नहीं, अच्छा ये रहा IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आप देखो तो ये सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है। अगर ये सारे रिपोर्ट आप करके नहीं जा रहे, मतलब कि आप एग्जाम को लेके उतने सीरियस नहीं हो। ये मैं बहुत ब्लंट वे में बोल रहा हूँ, बिकॉज ये आउटलाइन करके लिखा हुआ है, इतना तो आपको करके जाना ही है, दिस इज बेयर मिनिमम। और अगर आप ये भी करके जाते तो लास्ट ईयर आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते अच्छे से,
तो ये जितना भी यहाँ पे लिखा है ना, ये सब आपको करना है अच्छे से। हम आपकी कहाँ पे हेल्प कर पाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में, लेकिन एक बार आप ये सारे नेम्स देख लो कि कैसे कैसे उन्होंने अलग से लिख रखा है, इतना आपको करना है। एंड क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले ही, तो इसके बारे में उन्होंने पूछ लिया। फिर नेक्स्ट आता है इसमें पीवीटीजीज मिशन। इसको रीनेम किया गया बाद में, जब ये फॉर्मली लॉन्च हुआ तो इसका नाम कुछ और था, जिसको आप जानते हो पीएम जनमन के नाम से, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर के बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी, उस समय तक पीएम जनमन ये नेम कंसीव नहीं किया गया था, उस समय तक इसका कोई नेम नहीं था, तो इसको बोलते थे नेशनल पीवीटीजीज मिशन, ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे, तो इसके ऊपर बजट में भी बातें थी, और ये आर्टिकल ऐसे भी न्यूज़ में था 14 जून को, तो इसके ऊपर पैसेज पूछ लिया। अब इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो वो थोड़ा सा हम उसको बोल सकते हैं कि बहुत सारे डायमेंशंस उसमें कवर करने की कोशिश की गई है। जैसे उन्होंने ये पूछा था कि जो पीवीटीजी होते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब किन ट्राइब्स को हम बोलेंगे कि दे एक्चुअली फॉल अंडर दिस न्यू कैटेगरी। न्यू तो नहीं है, बहुत पहले इसको बनाया गया था, लेकिन किन ट्राइब्स को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और भी कुछ क्वेश्चन थे। तो इन टोटल इतने पैसेजेस थे वहाँ पे, जिसके ऊपर 20 क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। फिर है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसको हम ई श्रम पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये शुरू में लॉन्च हुआ तो उस समय इसका नाम नहीं था, ये नाम एक्चुअली में रखा गया है बाद में, बट इसका फॉर्मल नेम है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक वैसे ही जैसे कि आप जनधन योजना को जानते हो, नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसे। ओके, तो ये अब ये हर महीने न्यूज़ में रहता है, क्योंकि कितने लोगों को इंटीग्रेट किया जा चुका है, कितने लोगों की इनरोलिंग हो चुकी है ई श्रम पोर्टल पे, इसके ऊपर ऑलमोस्ट हर मंथ यहाँ पे पीआईबी में इसके ऊपर अपडेट आती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एग्जाम से जस्ट पहले न्यूज़ में था इसलिए पूछ लिया, ये ऐसे भी न्यूज़ में ही रहता है हमेशा। तो अगर आप हर महीने के नोट्स को रीड कर रहे हो अच्छे से, तो इस टाइप के टॉपिक को कवर करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हर महीने न्यूज़ में रहते हैं, जैसे सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, उसके बाद आईआईपी है, गति शक्ति है। गति शक्ति तो इतनी बार इतनी बार आ चुका है, इतनी बार कवर हो चुका है कि पिछले 1-2 महीने के नोट्स में हमने उसको डाला ही नहीं है, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है और उस पर नोट्स होते हैं 2-3 पेज के। तो अगर आपने पिछले 5-6 महीने का कवर कर रखा है, तो ऐसे भी आपका इस टाइप के टॉपिक्स आपके अच्छे में डिटेल में कवर हो चुके होंगे अभी तक, तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी होती हैं। अब ई श्रम के बारे में उन्होंने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किसी और मिनिस्ट्री की कोई ऐसे आप बोल लो कि इनिशिएटिव है, उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया गया था। तो उन्होंने ये पूछ लिया, या तो उस मिनिस्ट्री का नाम पूछा है या उस मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव को पूछा है, तो उसके लिए आपको रीसेंट आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, और एक और आर्टिकल होगा इसमें, तो इन दोनों आर्टिकल्स में से उस क्वेश्चन को कर पाना आसान हो गया होगा। ये 27 जुलाई का है, एग्जाम से 3 दिन पहले। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे जो कि एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले न्यूज़ में आए होंगे। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ले, बहुत है इतना, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको करके जाना होगा। तो जो हम नोट्स देंगे वो 20 तारीख तक का ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं हर दिन के आर्टिकल पोस्ट किया करूँगा, ठीक है। जैसे मान लो इस बार का एग्ज़ाम 19 को है, 19 या 20 को है, तो 10 तारीख तक हम कवर करेंगे। आफ्टर 11 अक्टूबर हम हर दिन के आर्टिकल को वहाँ पे पोस्ट करेंगे, और उसमें आपको बता देंगे कि क्या क्या रीड करना है। पॉसिबल हुआ तो हम आपको नोट्स भी वहाँ पे दे देंगे, लेकिन उसको वेबसाइट पे अपलोड करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितने टॉपिक्स पहले लाइक सितंबर में या फिर अक्टूबर में, सितंबर में या फिर अगस्त में जितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं पहले, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक जो अभी न्यूज़ में आया है, ये किस महीने में कवर हुआ है। जो एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं ग्रुप पे ही बता दूंगा। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे कोऑपरेट करना होगा। हर चीज़ की नोट्स प्रोवाइड करा पाना पॉसिबल नहीं है, खास करके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी हमारी है। ओके, ठीक है। तो ईएसआई का पूरा पार्ट हमने देख लिया। अब क्या है कि फिनांस के लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे बस आपको ये बताना था
कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, क्या उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो न्यूज़ में नहीं था? तो ईएसआई से सारा कुछ न्यूज़ से ही था लास्ट ईयर। अब अगर मान लो कि इस बार कोई स्टैटिक पार्ट आ भी जाए, तो वो पार्ट आपका ऐसा होगा जो कि चैप्टर में कहीं ना कहीं कवर हो रखा होगा। तो चैप्टर्स को आपको एक बार कम से कम रीड मारना, ऐसे उसकी रीडिंग करनी होगी। आप चाहो तो ये कर लो कि जैसे कि मान लो हेल्थ केयर के ऊपर हमारा चैप्टर है, ठीक है, जेंडर इश्यूज़ के ऊपर चैप्टर है। तो जितने इनिशिएटिव्स या फिर स्कीम्स हैं उस वाले पार्ट को आप छोड़ दो, क्योंकि वो सारी चीज़ें न्यूज़ से ही आएंगी। तो वो आपको बस ऐसे देखना है कि आपको याद रहे कि कौन सी इनिशिएटिव किस वर्टिकल के अंडर है। जैसे मान लो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपसे पूछा जाता है अगर कि कुछ स्कीम्स के नाम बताओ और उनका क्या क्या इम्पैक्ट है, तो स्कीम्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो नाम याद रहे बस इसके लिए आप उस चैप्टर को रीड करते टाइम पे एक बार आप देख लो, लेकिन डिटेल्स वहाँ से मत करना। डिटेल्स आपको कवर करना है संपूर्ण से, क्योंकि जब चैप्टर बना था उसके बाद हो सकता है कि कुछ अपडेट्स आए हों, कुछ उसमें चेंजेस हो गए हों। अब इतने सारे स्कीम्स हैं कि उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी टीम चैप्टर में जाके उसको चेंज करे और बार बार उसको अपडेट करे। प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है ये कि ऐसा हर 2 हफ्ते पे या 1 मंथ पे हम इसको करते रहें। तो इसलिए स्कीम्स या मिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसका सोर्स आपके लिए होना चाहिए संपूर्ण फाइल, ना कि चैप्टर। चैप्टर आपको एक कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू देगा, किसी टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे, जो कि है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। तो मैंने दिखाया जो सिलेबस का पार्ट था उसमें रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनांस ये वहाँ पे दे रखा है। अच्छा, हमारे साइड से अब क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो अभी तक जो हमने नोट्स इसका प्रोवाइड किया है सिर्फ इस वाले रिपोर्ट का, क्योंकि ये इस टाइम पे आया जब ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन था सेबी के मॉक्स की वजह से। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ फॉर्डर मटेरियल बहुत जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो चाहे HDR रिपोर्ट हो जो कि UN की तरफ से आता है, चाहे HDR हो, चाहे RBI की एनुअल रिपोर्ट हो, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक के IMF के जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, ये सब के ऊपर आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। जो डिटेल में करनी है आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ये मैंने 4 यहाँ पे नाम लिखे, 3 नाम लिखे, इसके अलावा है FSR, ठीक है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो आपके नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी नोट्स बनाए जा चुके हैं। इस पर मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है। कुछ दिन पहले ही एक हमने फाइल अपलोड कराई है जिसमें सारे मेजर स्कीम्स बोल रहा हूँ मैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इंडाइसेस हैं, वो सब एक जगह आपको एक सिंगल फाइल में ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल कराया जा चुका है। आप करना ये कि RBI कोर्स में जाके आप स्टडी नोट्स वाले पार्ट में जाओ, सबसे नीचे देखना एक होगा मिसलेनियस सेक्शन, वहाँ पे जाके जो सबसे लास्ट वाली फाइल होगी उसमें देखो तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे मैंने ये भी बता रखा है कि जितने रिपोर्ट्स अलग से हमने फाइल बना के अपलोड की हुई है, क्योंकि ये बहुत बल्कि नोट्स हैं, बल्कि एज इन मैक्सिमम जो इसके मैक्सिमम रिपोर्ट्स होते हैं उनका 1 से 2 पेज में कंटेंट हो जाता है कवर, बट ये आपको डिटेल में करनी रहेगी, ठीक है, ये आपको डिटेल में करनी रहेगी। तो इसको इन सबको एक सिंगल फाइल में मैनेज कर पाना ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए हमने इसको सेपरेटली अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। तो ये आपको वहाँ से जाके रीड करना है, और ये सारे रिपोर्ट्स फ्री में अवेलेबल है हमारे साइट पे। अगर आप ई-बुक वाले सेक्शन पे जाओ तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों के पास हमारा कोर्स है वो इसको अलग से जाके देख सकते हैं। आप अगर स्टडी नोट्स वाले पार्ट में जाओ तो मिसलेनियस सेक्शन में ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो जो शुरू के 2 क्वेश्चन है उसमें से दोनों के दोनों सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट है। डायरेक्टली मतलब मैंने आपको दिखाया था कि आप सिलेबस में देखो तो सिलेबस में ये लिखा हुआ है सीधे सीधे, ठीक है। करेंसी एंड फिनांस यहाँ पे आ गया और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पे है। उसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, और अगेन अब मैं एक एक को नहीं बताऊंगा,
आप बस ऐसे समझ लो कि हाँ कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस्ड है, जो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं उसी को ट्विस्ट करके पूछते हैं। तो आप देखो तो संपूर्ण फाइल के लास्ट में जो 5 या फिर 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से भी बहुत कुछ आपको इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन डिटेल में हम अलग से एक हम लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें ईएसआई से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स न्यूज़ में हैं, तो उसके ऊपर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चंस की। आपको एक एक बार क्या करना है जाके कि वो सारे क्वेश्चंस को थोड़ा नोट्स के फॉर्म में आप रेडी कर लो, कि अगर उस पर कोई क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव तो आप उसको कैसे लिखोगे। 4, 5, 6 बुलेट पॉइंट्स में आप उसके ऊपर कंटेंट बना के रख लो, और आप कोशिश करो कि हर दिन कम से कम 5-6 ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर आप रेडी कर पाओ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अपने बनाए हुए नोट्स हो जाएंगे, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको बुलेट पॉइंट्स में बना रहे हैं, तो वो बहुत बल्कि भी नहीं होने वाला और बहुत ही कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस या ज़्यादा टॉपिक्स को रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है ये, इसको हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्टैटिक नेचर का है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बहुत डिटेल में या अभी थोड़ा रिसेंट उसमें कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा था, तो इसको मैं मान सकता हूँ कि ये थोड़ा स्टैटिक है। लेकिन अगेन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बार बार होती रहती है। ठीक है, तो जब बार बार कोई चीज़ न्यूज़ में रहे तो आपको उसके हर डायमेंशन को कवर करना है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में एक बार देख लेना अच्छे से। फिस्कल पॉलिसी में जितने एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, या तो फिर हो सकता है कि टैक्स की स्लैब उसमें कोई चेंज की जाए, या फिर ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कैपेक्स, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर आप ऐसे बोल लो इन जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। जैसे कि सरकार अगर फ्री ग्रेन्स दे रही है किसी को, तो उसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन सरकार अगर रोड बना रही है तो उसको बोलेंगे कैपेक्स। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू कैसे फिस्कल पॉलिसी मैनेज की जाती है, और टैक्स स्लैब में चेंज करके कैसे फिस्कल पॉलिसी मैनेज की जाती है, बेसिकली यही दोनों टूल होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो इसके बारे में तो आप रीड करो ही करो अच्छे से। एक बार आप फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो पूछ दे। ये सब बहुत ही जेनरिक टॉपिक है जो न्यूज़पेपर में बार बार कवर होते रहते हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स की इसीलिए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत पहले से जो हमारा स्टडी ग्रुप है उस पर भी बोलता रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर अगर हर रोज़ नहीं कर रहे, तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो जिसमें थोड़ा सा अप्लाइड चाहिए कंटेंट, किसी भी कोचिंग के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि सब कुछ हर टॉपिक के ऊपर कंटेंट आपको बिल्कुल इस वे में दे कि वो एग्जाम में आप जाके कॉपी कर पाओ। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको भी खुद के साइड से डेवलप करनी होगी, एंड वो हो पाएगा न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के थ्रू ही। जितनी ज़्यादा आप रीड करोगे, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर अगर हो सकता है बहुत दिनों तक आर्टिकल्स आते रहें, तो हर दिन अगर आप मान लो कि 10% भी ग्रैब कर रहे हो, तो जब तक वो आर्टिकल्स की कवरेज पूरी होगी न्यूज़पेपर में, तब तक आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो आप पास्ट के मंथ्स का नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आगे से, मतलब आज से लेके आगे का आप हर दिन का कवर करो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, अब ये रहे फिनांस और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। इसमें मैंने लिंक्स नहीं डाली है। इसका रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है कि मैनेजमेंट में मैं लिंक नहीं डाल सकता, क्योंकि कुछ होता नहीं है ऐसा। तो ये पूरा स्टैटिक है। ठीक है, नैफिड एक्ट जरूर न्यूज़ में था उस समय। रिटर्न ऑन एसेट जो कि अकाउंट्स का पार्ट लास्ट ईयर ऐड हुआ है, और बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन थे। अकाउंट से आप मान के चलो 2 थे क्वेश्चन, एक तो ये हो गया ROA, और दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी थी इसमें, कि कोई एक सिचुएशन दे दी कि पर्सन A कुछ करता है, वो पर्सन B के साथ कोई डील करता है, फिर उसमें एंट्री होती है पर्सन C की। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, इसको आप क्या बोलते हो? तो उसमें कुछ ऑप्शन थे, CD, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर। तो ऐसे ऐसे करके उसमें ऑप्शन थे, आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उसी तरह ये सब बहुत ही जेनरिक चीज़ें हैं, जैसे कि नॉन टैक्स रिवेन्यू के एग्जांपल्स के बारे में पूछा, मतलब वहाँ पे 5 ऑप्शंस थे, आपको चूज़ करना था कि इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रिवेन्यू है। अब जैसे मान लो कि आप ट्रैफिक में जा रहे हो वैसे बिना हेलमेट के, आपके ऊपर अगर फाइन लगता है, तो वो जो कलेक्शन होगा सरकार के लिए, वो आएगा पार्ट
किसका पार्ट होगा? वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का, क्योंकि ये प्लान नहीं होता। अगर आप हेलमेट पहन के जाओ तो आपको फाइन देना ही नहीं पड़ेगा। टैक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपका चैप्टर्स के थ्रू कवर होता रहता है। बट ऐसी कोई चीज़ अगर न्यूज़ में आती है तो वो भी आप देखोगे कि हमारे फाइल में, ठीक है, वो वहाँ पे कवर होती है, या तो सर्कुलर्स वाले पार्ट में या फिर ईएसआई वाले पार्ट में ये कवर हो जाता है। तो न्यूज़ बेस्ड अगर कुछ भी रहेगा वो आपका वहाँ से कवर होगा, लेकिन फिनांस और मैनेजमेंट में स्कोर करने के लिए आपको चैप्टर्स देखने पड़ेंगे अच्छे से, तो आप वहाँ से कर लेना है इसको। ओके, डिस्क्रिप्टिव अगेन, इस पे ऑब्जेक्टिव भी था और डिस्क्रिप्टिव भी था। फेवल के प्रिंसिपल, क्योंकि ये सब क्लासिकल थ्योरीज हैं, क्लासिकल एज इन मैं इसको इस सेंस में बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट का ओरिजिन जहाँ से हुआ है और उसके बाद जैसे जैसे डेवलप होती गई हैं थ्योरीज, तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हेनरी फेवल की थ्योरी। तो इसको आपको करना है डिटेल में, उसी तरह जो टेलर ने दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगर एक बार फेवल के बारे में पूछ लिया तो अब हो सकता है या तो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पूछ ले, या फिर हो सकता है कि जो वेबर की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वहां से आ सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा आइडिया लगाना होता है, इसीलिए मतलब आज के सेशन का थीम ही हमने रखा है वही कि जो पिछले साल क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ताकि कुछ और भी पूछ ले अगर तो आप उसको इजीली वहां पे हैंडल कर पाओ। ठीक है, ये वाला पार्ट डायरेक्टली न्यूज़ से था और इसको हमने बहुत डिटेल में कवर भी किया था और हमारे डिस्क्रिप्टिव मॉक में इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ये पार्ट वहां से हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट, ये आप मान के चलो कि एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मिक्सचर है ये। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर भी आपको करने हैं अच्छे से। ठीक है, इससे रिलेटेड एक अपडेट है कि अब तो यूपीआई के तरह ही यूएलआई की बात हो रही है। तो अगर लास्ट ईयर अगर ओएनडीसी के बारे में पूछा है तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार यूएलआई के बारे में पूछेंगे, जो कि एक रीसेंट अपडेट है। तो इस तरह से आपको सोचना रहता है कि अभी हाल फिलहाल में जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं तो वहाँ से आप थोड़ा इन्फ्लुएंस ड्रॉ करो कि और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये आपको डिटेल में करना रहेगा। ओके, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि अब जो रिमेनिंग डेज हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम है, मान के चलो आप तो 5 वीक्स हैं। इन 5 वीक्स में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि आपको संपूर्ण फाइल की रिवीजन, जब मैं ईएसआई का पार्ट देख रहा था अभी, सॉरी, जब मैं ईएसआई का पार्ट देख रहा था तो मैंने आपको बताया कि जितने भी स्कीम्स के बारे में पूछा गया एग्जाम में वो सारे न्यूज़ में थे। मैंने आपको आर्टिकल्स भी दिखाई कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो उस सिंगल आर्टिकल को रीड करके ही हो जाता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके लिए वो ओरिजिनल आर्टिकल सफिशिएंट नहीं होती, उसमें आपको स्टैटिक नॉलेज भी चाहिए होता। ठीक है, तो जो भी है संपूर्ण नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो न्यूज़ में आया है और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो, और उसका स्टैटिक पार्ट दोनों आपको एक ही जगह मिल जाएगा, तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। मेरा सजेशन है कि आप अप्रैल से स्टार्ट करो। आप कोशिश करो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का तो सबसे पहले आप कर लो अच्छे से, क्योंकि जब तक आप सितंबर मंथ तक आओगे तो तब तक इस मंथ का मतलब ये मंथ ख़त्म भी हो जाएगा और इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो 2 तरीके हैं, या तो आप अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करो, या फिर आप जो मंथ बीता है दैट इज़ अगस्त, आप उसका पढ़ लो। सितंबर का जहाँ तक अपलोड हो गया है वो पढ़ लो, फिर थोड़ा बैकवर्ड जाओ, जुलाई पे जाओ। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लगे, लेकिन करना ये कि 16-17 अक्टूबर तक का, जैसे एग्ज़ाम अगर मान लो एग्ज़ाम अगर 19 को है, ठीक है, एग्ज़ाम अगर 19 को है या 20 को है तो 16-17 तक आपको करना पड़ेगा, जिसमें 10 तारीख तक का तो हम नोट्स अवेलेबल करा देंगे। उसके बाद के जो 5-6 दिन हैं उसमें मैं हर दिन आर्टिकल्स पोस्ट करता रहूँगा ग्रुप पे, तो वो आपको क्लिक करके देखना है। मैं आपको उसमें थोड़ी इंसाइट भी दे दूंगा कि आपको कैसे ये रीड करना है, इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, अब है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। जो रिपोर्ट ऑन
करेंसी एंड फिनांस है, तो जितने डिटेल में हम इसको कवर करना चाहते थे उतने डिटेल में कवर अभी तक नहीं कर पाए। ये मैंने आपको बताया पहले भी, ये पार्ट हमारे एंड पे ड्यू है अभी। आप मान के चलो कि 6-7 दिन के भीतर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट हम डाल देंगे वहाँ। उसके बाद न्यूज़पेपर अब से लेके हर दिन का आपको पढ़ना है। आपको फेज़ 2 के, एक तो पहले फेज़ 2 की सिलेबस आपको याद होनी चाहिए, एक एक कीवर्ड आपको पता होनी चाहिए। तो होगा ये कि जब आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखोगे और ये देखोगे कि ये किस टॉपिक के ऊपर है, तो फिल्टर करना थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ग्राफिक के फॉर्म में शेयर करते हैं हर रोज़, जिसमें जितने भी रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं उसकी एक लिस्ट दी हुई होती है। तो न्यूज़पेपर में आपको वो रेफ़र कर लेना है, ठीक है। सर्कुलर्स और स्टडी नोट्स फिनांस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस न्यूज़पेपर। तो इसके थ्रू आपका फिनांस पूरा कवर हो जाएगा। तो लास्ट ईयर भी जैसे ओएनडीसी के बारे में आपने देखा कि फिनांस में आया था क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, तो वो न्यूज़पेपर बेस्ड ही था, पीआईबी में भी आया था और न्यूज़पेपर में भी कवर हुआ था वो। तो जो उसके जो फीचर्स आपको लिखने थे, जैसे कि ओएनडीसी के आने से किस टाइप के कंपनी को नुकसान होगा, या फिर ओएनडीसी के आने से मार्केट कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये सब मतलब ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब के ऊपर ओपिनियंस बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में। तो अगर आप हर रोज़ रीड कर रहे हो तो सिर्फ उतना कर लेने से ही आप आराम से आंसर लिख पाओगे अच्छे से। तो ये हो गया। मैनेजमेंट के लिए स्टडी नोट्स एक बार रेफर करो। मैं स्टडी नोट्स जानबूझ के बोल रहा, मैं रिवीजन नोट्स नहीं बोल रहा। रिवीजन नोट्स आपका फेज़ 1 के लिए था, फेज़ 2 के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्टडी नोट्स ही रेफर करो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की लिस्ट ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स के लिए जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो ऑलरेडी आपके पास है। आप उसको लिखना स्टार्ट करो। जब तक आप 5, 6, 10 क्वेश्चन लिख लोगे तब तक ये दूसरा पार्ट भी हो जाएगा इसका। और उसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं अभी अगर आप देखो तो जहाँ तक मुझे याद है अराउंड 40 या 50 क्वेश्चन शेयर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप जब तक इसको ख़त्म करोगे तब तक नया पार्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप इसको लिखना स्टार्ट करो। लाइकवाइज ईएसआई और फिनांस के भी क्वेश्चंस वहाँ पे शेयर किए जा चुके हैं। और ये काम आपको थोड़ा खुद से करना पड़ेगा कि आप हर टॉपिक में जाके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें, तो हर क्वेश्चन में आप 4, 5, 6 बुलेट पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करके छोड़ दो। एक ऐसे आप या तो हो सकता है सॉफ्ट कॉपी में बनाओ, या हो सकता है कि आप शीट में भी बनाओ उसको ऐसे अलग से, जैसे भी ठीक लगे। लेकिन हर क्वेश्चन के ऊपर कुछ ना कुछ आपके पास फॉर्डर होना चाहिए। आपको अगर दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे पूछ लेना हमसे, या फिर मेल करके पूछ लेना। तो उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम आपको वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि तबीयत ख़राब है कुछ दिनों से और गले से आवाज़ नहीं आ रही मेरी, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी डाउट्स है वो मैंने सारा क्लियर कर दिया। इसके बाद भी कुछ रह जाता है अगर, तो आप मुझसे पूछ लेना, अलग से ग्रुप पे आके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है अभी तक वो है एसेज। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ बहुत, और मैंने ऐसे कुछ लोगों को बताया भी था अलग से। उनका ये था क्वेश्चन कि एसे और डिस्क्रिप्टिव आंसर में क्या अंतर है। सबसे पहले तो ये है कि एसे में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी, आपको टेक्निकली बिल्कुल एक ऐसे बोलते हैं ना कि आपका एसे टेक्निकल नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स की उसमें बॉम्बार्डिंग मत करो, बस थोड़ा सा बता दो। लैंग्वेज आपकी बहुत ही लूसिड वे में वहाँ पे आनी चाहिए। पढ़ के किसी को समझ में आए कि जिस टॉपिक के ऊपर बताया गया है लिखने को, वो टॉपिक का मतलब कि उसके बारे में समझ इसको है या नहीं है। आपकी लैंग्वेज चेक करते हैं वहाँ पे, नॉलेज चेक नहीं करते। तो नंबर्स, परसेंटेज, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। एनीवे, तो एसे के लिए जो टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट भी अलग से बना के दे देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है जो हम आपको आगे आने वाले दिनों में प्रोवाइड करेंगे। तो एसे में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एसे के लिए आप मान के चलो कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, और इतना टाइम काफ़ी होता है यार। एसे के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ ऐसे स्टडी नहीं करनी, ठीक है। ले दे के वही 10-15 टॉपिक्स होते हैं जिसको वो ट्विस्ट कर करके पूछते हैं बस, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे। बाकी का पार्ट आप अभी अपने एंड से स्टार्ट करो। आप में से बहुत सारे लोग
जिनका भी एग्ज़ाम ऐसा गया है, जो या तो बॉर्डर पे लग रहे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उन लोगों ने पढ़ाई अपनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी, वो वेट नहीं कर रहे होंगे। बट आज के सेशन से बहुत सारे लोगों को हो सकता है क्लैरिटी मिली होगी कि किसी पार्टिकुलर डायमेंशन ऑफ द सिलेबस बोल लो या फिर आप ऐसे बोल लो कि जो जर्नी है आपकी, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा तो शायद इस सेशन के बाद कवर हो गया हो, मतलब वो एड्रेस हो गया हो। अभी भी दिक्कत है अगर, तो आप मेरे से ऐसे अलग से पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर हमें मेल कर देना, ठीक है। तो आज इतना ही। अब आई थिंक मैं एक दो दिन अभी कोई और लेक्चर ले नहीं पाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।